पाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। प्राणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। आदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुषावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मेरे मच पमादिठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरय मज्ज पमादिठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा। सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा। सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। संघं नमामि। सभी मान्यवरों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्धाय। जय भीम बुद्धाय। सभी संतों, गुरुओं, महामानवों को अभिवादन करते हुए, सभी संतों, गुरुओं, महामानवों को अभिवादन करते हुए आज के संविधान वाचन में जुड़े हुए समस्त अधिकारी, राष्ट्रीय आचार्य, माननीय संस्थापक विकास भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बदल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय आचार्य किशोर बौद्ध जी, हमारे सम्यक दिव्य माननीय आजाद बौद्ध जी, अलग अलग प्रदेशों से जुड़े हुए समस्त कार्यकारिणी सदस्य, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि प्रत्येक सोमवार बुधवार को 7 बजे से बुधवार के धम्म का वाचन किया जाता है। आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय के बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बिहार से, और आज के हमारे प्रबोधनकार माननीय आजाद बौद्ध सम्यक जी भी RBM। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमें कार्यक्रम को आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। माननीय के बौद्ध जी, कृपया प्रारंभ करें। तो हमें जो है अध्यक्ष जी की अनुमति प्राप्त हो गई है।
अब मैं माननीय प्रबोधनकार माननीय आजाद बौद्ध जी से नम्र अनुरोध करता हूँ कि वो खुद और उनके धम्म का वाचन प्रारंभ करें। माननीय आजाद बौद्ध जी। बहुत बहुत साधुवाद सर। अब हम शुरू करते हैं। संसार की समस्त मानव जाति को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की शिक्षा देने वाले महान कारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, इस शिक्षा का पूरे संसार में प्रचार प्रसार करने वाले महान सम्राट अशोक, सामाजिक क्रांति के जनक महामानव ज्योतिबा फूले, प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले, प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बोधिसत्व, ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नायक मान्यवर काशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूं और आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछला जो हमारा हुआ था वो शाक्य संघ में दीक्षा, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हम जो हैं संघ के साथ मतभेद यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने हुए 8 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। वे संघ के अत्यंत समर्पित और पक्के सदस्य थे। जितनी रुचि उन्हें निजी मामलों में थी, उतनी ही रुचि वे संघ के मामलों में भी रखते थे। संघ के सदस्य के रूप में उनका आचरण एक उदाहरण था और उन्होंने स्वयं को सबका प्रिय बना लिया था। उनकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो शुद्धोधन के परिवार के लिए दुखद बन गई और सिद्धार्थ के जीवन में संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। इस दुखद प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ। शाक्यों के राज्य की सीमा से सटा हुआ कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजक रेखा थी। शाक्य और कोलिये दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेतों को सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि कौन रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़ों में बदल जाता था और झगड़े लड़ाइयों में बदल जाते थे। जिस वर्ष में सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की थी, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों और कोलियों के नौकरों में एक बड़ा झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों ओर के लोग घायल हुए। शाक्यों के भी हुए और कोलियों के भी। जब इसका पता शाक्यों और कोलियों को चला तो शाक्यों व कोलियों ने सोचा कि इस विवाद को
सदा सदा के लिए युद्ध द्वारा हल कर लिया जाना चाहिए। शाक्यों ने भी सोचा और कोलियों ने भी सोचा, दोनों ने सोचा। अतः शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रश्न पर विचार करने के लिए शाक्य संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए सेनापति ने कहा, हमारे लोगों पर कोलियों ने आक्रमण किया, इसलिए हमारे लोगों को पीछे हटना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रामक कार्यवाहियां की हैं। हमने अब तक उन्हें सहन किया है, लेकिन ऐसा हम हमेशा नहीं कर सकते या ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। इसे रोका जाना चाहिए और इसे रोकने का एक ही रास्ता है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध यह संघ युद्ध की घोषणा कर दे। जो विरोध करना चाहे वे बोले। ये बात शाक्य संघ के सेनापति ने संघ की सभा में रखा। जब सेनापति ने इस बात को संघ की सभा में रखा और कहा कि जो विरोध करना चाहे वो बोले, तो उस सभा में सिद्धार्थ गौतम भी थे। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़े हुए और बोले, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। युद्ध से किसी प्रश्न का समाधान नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। यानी सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि युद्ध से किसी भी प्रश्न का समाधान नहीं हो सकता। युद्ध करने से एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाता है। किसी की हत्या करने वाले को कोई दूसरा हत्यारा मिल ही जाता है। जो किसी को जीतता है, विजय प्राप्त करता है, उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल ही जाता है। जो आदमी किसी को लूटता है, उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल ही जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरे विचार में शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि हमारे आदमी भी आक्रामक रहे हैं। यदि ये सत्य है तो स्पष्टता हम भी निर्दोष नहीं। सेनापति ने उत्तर दिया। यानी जब सिद्धार्थ गौतम ने ये बात शाक्य संघ के सामने रखी, तो सिद्धार्थ गौतम की बातों का उत्तर सेनापति ने दिया। अब उन्होंने उत्तर क्या दिया? तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि हमारे आदमी आक्रामक थे, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि पहले पानी लेने की बारी हमारी ही थी। जब सेनापति ने ये कहा, तो फिर सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा दोष मुक्त नहीं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है
कि हम अपने में से 2 आदमी चुने और कोलियों में से भी 2 आदमी चुनने का कहा जाए कि वे भी अपने में से 2 आदमी चुने और फिर ये चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुने। ये 5 आदमी मिलकर झगड़े का समाधान करें। सिद्धार्थ गौतम ने और आगे कहा, यानी सिद्धार्थ गौतम ने प्रस्ताव रखा। तो ये जो प्रस्ताव उन्होंने रखा, तो सिद्धार्थ गौतम ने संशोधन हेतु जो प्रस्ताव रखा उसका विधिवत समर्थन हो गया। जब सिद्धार्थ गौतम ने प्रस्ताव रखा कि 2 आदमी शाक्यों की तरफ से चुने जाएं, 2 आदमी कोलियों की तरफ से चुने जाएं और ये चारों आदमी, चारों व्यक्ति एक 5वें व्यक्ति को चुने और वो 5 व्यक्ति मिलकर इस झगड़े का समाधान करे, ये प्रस्ताव सिद्धार्थ गौतम ने शाक्य संघ के सामने रखा। तो जब शाक्य संघ के सामने सिद्धार्थ गौतम ने यह प्रस्ताव रखा तो उनका प्रस्ताव को समर्थन मिला। किंतु यानी सभी शाक्य संघ के जितने भी सदस्य थे उन्होंने सिद्धार्थ गौतम के प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन सेनापति ने संशोधन का विरोध किया और कहा, मुझे विश्वास है कि जब तक कोलियों को कठोर दंड नहीं दिया जाता तब तक उनका यह संत्रास समाप्त नहीं होगा। अतः प्रस्ताव और संशोधन पर मत लेना आवश्यक हो गया। यानी 2 बात हो गई, सिद्धार्थ गौतम का प्रस्ताव और सेनापति का विरोध, तो मत लेना आवश्यक हो गया। पहले सिद्धार्थ के संशोधन का प्रस्ताव ही मत के लिए प्रस्तुत हुआ। यानी पहले सिद्धार्थ गौतम का प्रस्ताव मत के लिए प्रस्तुत हुआ, वह बहुमत से अमान्य हो गया। यानी जब मत की बात आई तो किसी ने भी सिद्धार्थ गौतम के मत का समर्थन नहीं किया, अमान्य हो गया। पहले तो समर्थन किया था, लेकिन जब सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम के प्रस्ताव का विरोध किया तो संघ के सदस्य सारे के सारे सेनापति की तरफ हो गए, सिद्धार्थ गौतम की तरफ कोई नहीं रहा। इसलिए संघ के सदस्यों ने सिद्धार्थ गौतम के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, मत नहीं किया, और जब मत नहीं किया तो सिद्धार्थ गौतम के प्रस्ताव अमान्य हो गया। तब सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उसने कहा, मेरा संघ से निवेदन है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार ना किया जाए। शाक्य और कोलीय निकट संबंधी हैं। ये बुद्धिमानी नहीं है कि वे एक दूसरे को बर्बाद करें। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम के तर्क का घोर विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपने पराये का भेद नहीं किया जा सकता। उन्हें राज्य के हित में अपने सगे भाइयों से भी लड़ना होगा। बलि कर्म ब्राह्मणों का कर्तव्य, युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य, व्यापार करना वैश्यों का कर्तव्य और सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य। हर वर्ग को अपना अपना कर्तव्य निभाने में ही पुण्य है। शास्त्रों की ऐसी ही आज्ञा है। सेनापति ने ऐसा तर्क शाक्य संघ के सामने प्रस्तुत किया तो फिर सिद्धार्थ ने उत्तर दिया,
जहां तक मैं समझता हूं, धर्म तो इस बात को मानने में है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। यह केवल अवेर यानी प्रेम से ही शांत हो सकता है। जब सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम का उत्तर सुना कि वेर से वेर कभी शांत नहीं होता, अवेर यानी प्रेम से ही वेर शांत होता है, तो सेनापति का गुस्सा और बढ़ गया। वो अधीर हो उठा और बोला, इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात तो यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ क्या विचार करता है। तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। जब सेनापति ने अपने प्रस्ताव के लिए मत मांगे, तो सेनापति का प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित हो गया। यानी सेनापति के प्रस्ताव का शाक्य संघ के सदस्यों ने समर्थन किया, मत दिया। इसलिए सेनापति का प्रस्ताव भारी बहुमतों से पास हो गया। लेकिन सिद्धार्थ गौतम का प्रस्ताव भारी मतों से पारित नहीं हो पाया, वो अमान्य हो गया, क्योंकि शाक्य संघ के सदस्यों ने सिद्धार्थ गौतम के प्रस्ताव को मत नहीं किया, समर्थन नहीं दिया। शुरुआत में समर्थन दिया था, लेकिन जब सेनापति ने विरोध किया तो सारे के सारे शाक्य संघ के सदस्य सिद्धार्थ गौतम के विरुद्ध हो गए और सिद्धार्थ गौतम के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। आगे हम पढ़ते हैं देश छोड़ जाने का प्रस्ताव। दूसरे दिन, अब वो दिन गुजर गया, दूसरा दिन आया। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की एक और सभा बुलाई, जिसका उद्देश्य था उसकी अनिवार्य सैनिक भर्ती की योजना पर विचार करना। क्योंकि सेनापति का प्रस्ताव पास हो गया था, यानी युद्ध करने का प्रस्ताव पारित हो गया था, तो युद्ध करने के लिए सैनिकों की आवश्यकता होती है। इसलिए सेनापति ने दूसरी सभा बुलाई और उस सभा का जो प्रायोजन था उसमें सैनिक भर्ती की योजना पर विचार करना था। जब संघ एकत्र हुआ तो उसने प्रस्ताव रखा कि उसे यह आज्ञा जारी करने की अनुमति दी जाए कि 20 और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक साथी के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होगा। यानी फिर सेनापति ने अपना प्रस्ताव रखा सैनिक भर्ती के लिए कि 20 और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक साथी के लिए ये अनिवार्य है कि वो सेना में भर्ती हो। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित, वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। यह उनके पूर्व निर्णय का स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन जिस अल्पमत ने उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था उसके सामने एक समस्या थी। वह समस्या थी बहुमत के निर्णय के आगे झुका जाए अथवा नहीं। अल्पमत का दृढ़ संकल्प था कि बहुमत के आगे नहीं झुका जाए। यही कारण था कि उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का निर्णय किया था। यानी जो अल्पमत थे, यानी सिद्धार्थ गौतम थे,
तो उन्होंने इसीलिए उस सभा में उपस्थित रहने का निर्णय किया था कि हम आगे नहीं झुकेंगे। किंतु किसी में ये साहस नहीं था कि इस बात को खुलकर कह सकता। इन्हें कुछ और भी साथी होंगे जिन्होंने सिद्धार्थ गौतम को मत तो दिया होगा, लेकिन सेनापति के सामने हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने उनके प्रस्ताव का विरोध कर सके। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे। ये देखकर कि उनके समर्थक मौन बैठे हैं, सिद्धार्थ खड़े हुए और उन्होंने संघ को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, आप जो चाहे सो करे, आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा और मैं युद्ध में भी भाग नहीं लूंगा। सिद्धार्थ गौतम की बात का उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ का स्मरण करें जो आपने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि आप उनमें से किसी एक का भी पालन ना करेंगे तो आप सार्वजनिक निंदा के भाजक बनेंगे, यानी सार्वजनिक तौर पर आपकी निंदा होगी। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने अपने तन मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। सिद्धार्थ ने संघ को सावधान करते हुए याद दिलाई कि किस प्रकार कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशल राज के अधीन हो गया है। इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है कि ये युद्ध शाक्य संघ की स्वतंत्रता को और भी कम करने के लिए कौशल राज को एक और अवसर प्रदान करेगा। जब सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम की बात सुनी तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। सेनापति क्रोधित हो उठा और वे सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए बोला, आपका यह भाषण कौशल आपके किसी काम ना आएगा। आपको संघ के बहुमत के निर्णय को मानना होगा। शायद आपको बात का बहुत भरोसा है कि कौशल राज की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश निकाले का दंड नहीं दे सकता, और यदि इनमें से कोई भी एक दंड आपको दिया जाए तो कौशल राज इसकी अनुमति नहीं देंगे। लेकिन याद रखे कि आपको दंड देने के लिए संघ के पास और भी तरीके हैं। संघ आपके परिवार के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर सकता है और संघ आपके परिवार के खेतों को जब्त भी कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल राज की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उन्होंने कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए उन्हें अब 3 बातों में से एक को चुनना था। वो 3 बातें कौन सी थी? तो उसमें पहली बात थी, सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग
लेना। दूसरी बात थी फांसी पर लटकना या देश निकाला स्वीकार करना। और तीसरी बात थी अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाना। इन तीनों बातों में से एक बात को चुनना था। ये पहली बात किसी भी हालत में स्वीकार ना करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। पहली बात क्या है? सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना। तो ये पहली बात तो वो दृढ़ संकल्पित थे सिद्धार्थ गौतम कि सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग नहीं लेना है। तो इस बात को तो वो स्वीकार नहीं कर सकते, इस बात को तो नहीं चुन सकते। दूसरी बात थी फांसी पर लटकना या देश निकालना स्वीकार करना। और तीसरी बात थी अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी। तीसरी बात पर तो वे विचार तक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाना तो विचार तक नहीं कर सकते थे, क्योंकि गलती तो सिद्धार्थ गौतम की थी। संघ के हिसाब से उनके परिवार की गलती थोड़ी थी। इस परिस्थिति में उन्होंने सोचा कि उनके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक ठीक थी। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात थी फांसी पर लटकना या देश निकाला स्वीकार करना। तदनुसार सिद्धार्थ गौतम ने संघ को संबोधित किया, कृपया आप मेरे परिवार को दंडित ना करें। सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट ना दे, उनके खेत जब्त ना करे। वे निर्दोष हैं, दोषी तो मैं हूं। मुझे अकेले ही अपनी गलती का दंड भोगने दीजिए। चाहे तो आप मुझे फांसी पर लटका दें और चाहे तो आप मुझे देश निकाला दें। मैं स्वेच्छा से इसे स्वीकार कर लूंगा और मैं वचन देता हूं कि मैं इसकी अपील कौशल राज से भी नहीं करूंगा। आगे प्रवज्या ही समाधान। जब उन्होंने सेनापति से ये बात कहा कि चाहे तो आप मुझे फांसी पर लटका दें या देश निकाला दें, और यदि आप मुझे ये सजा देते हैं तो मैं ये सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं इसकी शिकायत, इसकी अपील कौशल राज से भी नहीं करूंगा, कौशल राज प्रसेनजीत से भी नहीं करूंगा, क्योंकि कौशल राज का राजा उस समय प्रसेनजीत था। तो जब सिद्धार्थ गौतम सेनापति से कहते हैं तो सेनापति फिर आगे सिद्धार्थ गौतम से कहते हैं, आपका सुझाव स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि यदि आप स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाला स्वीकार करेंगे तो भी कौशल राज को इसका अवश्य ही पता लग जाएगा और वह निश्चय पूर्वक इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि शाक्य संघ ने ही दंड दिया है और तब वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्यवाही कर देंगे। तो सिद्धार्थ गौतम ने सेनापति को जवाब दिया कि यदि इसमें कठिनाई है तो मैं एक आसान उपाय सुझा सकता हूं। सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया, मैं परिव्राजक बन देश छोड़कर जा सकता हूं। ये भी एक प्रकार का देश निकाला ही है। सेनापति ने सोचा कि ये एक अच्छा समाधान है, किंतु उसे अभी भी संदेह था कि सिद्धार्थ इसे कार्य रूप में परिणित कर सकेंगे।
या नहीं, ये संदेह सेनापति को था। इसीलिए सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम से पूछा कि बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुमति के आप परिव्राजक कैसे बन सकते हैं? तो सिद्धार्थ गौतम ने सेनापति को विश्वास दिलाया कि वे अनुमति प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। उन्होंने कहा, मैं वचन देता हूं कि चाहे अनुमति मिले या ना मिले, मैं तुरंत ये देश छोड़ दूंगा। शंख को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही एकमात्र अच्छा रास्ता था, अतः संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। कार्यवाही की समाप्ति पर संघ विसर्जित होने को ही था कि एक तरुण शाक्य अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, कृपया मेरी बात भी सुने, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। बोलने की अनुमति मिलने पर उसने कहा, मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेंगे और तुरंत देश छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन एक बात है जिससे मैं खुश नहीं। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब सिद्धार्थ गौतम शीघ्र ही आंखों से दूर जाएंगे तो क्या संघ कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रस्ताव को तुरंत कार्यान्वित करेगा? ये प्रश्न उसने शाक्य संघ से पूछा, सेनापति से पूछा। और आगे इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि इस संघ आगे इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करे। कुछ भी हो, कौशल राज को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले का पता लग ही जाए। यानी तुरंत यदि शाक्य संघ ने कार्यवाही कर दिया, जैसे ही सिद्धार्थ गौतम ने देश निकाला लिया, गृह त्याग किया, और यदि संघ ने तुरंत कार्यवाही कर दिया तो कौशल राज को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले का पता लग ही जाएगा कि सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग क्यों किया, देश क्यों छोड़ा, उसका कारण क्या है। तो उस कारण का पता कौशल राज को लग ही जाएगा। तो उसने एक सलाह दिया, एक प्रस्ताव दिया कि यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं तो कौशल राज समझ जाएंगे कि सिद्धार्थ ने इसलिए देश छोड़ा होगा क्योंकि वे कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने के विरुद्ध थे। ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसने प्रस्ताव दिया कि हमें सिद्धार्थ गौतम के देश छोड़ने और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध के आरंभ के बीच कुछ समय का अंतराल देना चाहिए ताकि कौशल राज इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित ना कर सके। जब संघ के सामने उस तरुण शाक्य ने यह प्रस्ताव रखा तो ये प्रस्ताव उन्हें सही लगा और बहुत महत्वपूर्ण लगा। इसका औचित्य समझते हुए इसे स्वीकार कर लिया गया। यानी संघ ने उस तरुण शाक्य का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि युद्ध की कार्यवाही और सिद्धार्थ गौतम का गृह त्याग, इन दोनों में कुछ अंतराल रखना चाहिए, तुरंत युद्ध की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। यह प्रस्ताव शाक्य संघ ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शाक्य संघ का यह दुखद सत्र समाप्त हुआ।
और उस अल्पमत ने भी, जो युद्ध का विरोधी था किंतु जिसमें अपनी बात साफ साफ कहने का साहस न था, उसने संतोष की सांस ली कि वह अनर्थ कर परिणामों की स्थिति से पार हो गया। तो समय काफी हो गया है। आप लोगों ने, सभी ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। समय से आप सभी जुड़े, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय आजाद बोध जी। आपने बहुत अच्छा संविधान का वाचन किया। एक एक बात बड़ी स्पष्टता से आपने समझाई। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय आज की अध्यक्षता कर रहे के बौद्ध जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने अध्यक्ष उद्बोधन रखें। माननीय के बौद्ध। आवाज जा रही है? हाँ, आ रही, आवाज आ रही है सर। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर एवं सभी महापुरुषों को नमन। परम आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष RBM माननीय धर्म प्रकाश भारती जी एवं सभी उपस्थित बहनों एवं भाइयों को नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी ये हम लोग सुनते थे कि बुद्ध उनका धर्म का वाचन होगा, पाठन होगा, लेकिन जैसे माननीय आजाद जी कर रहे हैं, ये बिल्कुल व्याख्या हो रही है। बहुत ही अच्छे तरह से बता रहे हैं और इसी तरह से अगर जारी रहा तो जो नहीं समझे थे वो भी समझ जाएंगे। और बहुत अस्थिर से समझा रहे हैं और बहुत अच्छा ढंग से समझा रहे हैं, इसीलिए खास कर उन्हें हम साधुवाद कहते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया गया है, इसमें सभी के लिए फायदा है। अब जहां तक हम थोड़ा सा बताएंगे आपको बुद्ध धर्म की बात है, तो हमें उद्देश्य क्या है? कोई भी कार्य करना, जो कार्य उद्देश्य नहीं होता है, कार्य किया जाता है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो बुद्ध और धर्म का हम लोग वाचन शुरू किए हैं, इसका भी उद्देश्य है। वाचन मतलब केवल जानकारी हासिल नहीं करना है, उद्देश्य है कि हमें उनसे प्रेरणा लेना है। हम लोग जानते हैं कि वो विश्वविख्यात हो गए हैं, लेकिन वो ज्ञान पर बुद्ध कहलाए, लेकिन ये भी देखने का चीज है, वो बुद्ध नहीं बने थे उस समय भी कैसा सोच था उनका, ये रखने का चीज है, ये हमको प्रेरणा लेने का चीज है ना। तो ये देखिए किस तरह से वो हिंसा के विरुद्ध उस समय भी थे और किस तरह से वो अपना उस समय लॉजिक दिए हैं अपने यंग हुड में, जिसमें बुद्ध के शब्द से बहुत दूर थे। उस समय भी उन्होंने ये समझाया था कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। तो ये सिद्धांत सिर्फ माने ही नहीं, बल्कि उसके लिए अपने जीवन को संकल्प किए। सिद्धांत के लिए यही जीवन है, यही प्रेरणा लेना हम लोगों का। रीडिंग का मतलब रीडिंग नहीं, केवल जानकारी हासिल नहीं करना है, हमें प्रेरणा लेना होगा। तो रीडिंग बहाना होता है, जानकारी लेना बहाना होता है, निशाना होता है कि हम उससे प्रेरणा लें और अपने जो वर्तमान जीवन को सुधारे ताकि भविष्य हमारा उज्जवल बन सके। अब रह गया जहां तक बुद्धिज्म की बात है, तो बुद्धिज्म का उद्देश्य क्या है? बुद्धिज्म का उद्देश्य है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा करना। प्रेम पैदा करने का एक शर्त होता है। हम लोग जब प्रेम पास रहने, एक छोटा सा फॉर्मूला बताते हैं आपको। पास से पास होता है और पास से प्रेम होता है। जिसके पास हम बैठते हैं, जाने अनजाने प्रेम पैदा हो जाता है। इसीलिए ये जो सिस्टम हम लोग को जो मिला है मनोवादी का, पास बैठने का मौका ही नहीं दिया नहीं कि भाई सब अलग अलग हैं, जाति अलग अलग है, वर्ण अलग अलग है, काम अलग अलग है,
इवन परिवार में भी अलग करके रख दिया है कि ये फलना राशि है, फलना राशि है, मतलब तोड़ने का कोशिश किया ताकि लोग आपस में एक ना हो जाएं। और एक हो जाएंगे, आपस में बैठेंगे तो प्रेरणा मिलेगी, होगा तो प्रेम पैदा हो जाएगा। तो ये सब चीज बहुत बढ़िया से ध्यान देने का चीज है। और ये उद्देश्य हम लोग का जीवन सफल करना है और सामाजिक जीवन जीना है। जीवन दो तरह के होते हैं, एक सामाजिक जीवन होता है, एक असामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन जीने के लिए समाज शब्द का हम विश्लेषण करके बताते हैं। समाज शब्द ही है, दो शब्द संधि विच्छेद करिए तो सम जोड़ ज होता है। ये बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं ताकि हर आदमी के दिमाग में बैठे, उसी अनुसार प्रेरणा हम लोग देंगे। तो सब समाज शब्द दो शब्द से बना हुआ है, सम जोड़ ज। इसका मतलब है कि जहां समता का जन्म होता है वही समाज होता है। अभी हम लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ सुनते हैं, ये समाज हो गया। तो इस तरह से अब इतने ही से काम नहीं चलेगा। अभी हम लोग जूम पर मिल रहे हैं, अच्छी बात है, प्रेरणा लेना चाहिए इससे, लेकिन इसको लागू करने के लिए अपने अपने मोहल्ले में मिलना होगा। दो ही आदमी आवे, चार ही आदमी आवे, पांच ही आदमी, हमको हुजूम नहीं करना है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम नहीं बोल रहे हैं, तहसील लेवल में बोल रहे हैं, मोहल्ले लेवल पर हम लोगों को मिलना होगा, है ना। आपस में प्रेम, जब आप मोहल्ले वाले एक जगह बैठ जाएंगे, नियम रूप से बैठने लगेंगे, तो स्वाभाविक है कि प्रेम पैदा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये भी प्राकृतिक है, पास से पास और पास से प्रेम। देखते जब कोई जानवर को पाल लेता है उसके प्रति प्रेम हो जाता है। तो हम लोग तो इंसान है, क्यों नहीं प्रेम होगा, एक दूसरे से प्रेम होगा। कब? जब हम लोग साथ बैठे। इसीलिए जैसे हम लोग एक साथ सुनने का अभ्यास कर रहे हैं जूम पर, उसी तरह से जो जहां रहते हैं और जितना संभव हो सकता है, दो आदमी, चार आदमी, पांच परिवार मिले, आपस में मिलने, लेकिन मनमानी नहीं हो, यही अनुशासन है, नियमित रूप से मिले। और वैसे भी हम लोग बुद्ध के नाम बुधवार को हम लोग घोषित कर चुके हैं, इसलिए हम लोग बुधवार को आपस में मिलने का हम लोग प्रयास करें तो बनेगी बात, नहीं करेंगे तो नहीं बनेगी। जानकारी, विद्वान होना अलग है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी बहुत अच्छा से बताए थे कि विद्वान होना अलग है, जानकारी ले लिया, लेकिन अगर व्यवहार नहीं किया तो बुद्धिमान नहीं होंगे। तो हमें बुद्धिमान बनना है, तो बुद्धिमान बनने के लिए जानकारी का इस्तेमाल करना है। तो जो हम लोग अभी समझ रहे हैं, हमको लगता है कि जिस तरह से आजाद बाबूजी बता रहे हैं कि एक आम आदमी भी किसी को समझा सकते हैं, क्योंकि इतना स्पष्ट बता रहे हैं ये कि दिमाग में बैठ ही जाना है। बैठ जाएंगे तो समझाएंगे, जो दिमाग में आ जाएगी तो बात निकलेगी, तो अब समझा देंगे, हाँ भाई देखो ऐसे हुआ ऐसे हुआ। खैर, तो इस तरह से और इसको कंटिन्यू करने के लिए दो लेवल पर हम लोग काम करना होगा। पहला है परिवार लेवल। परिवार लेवल में क्या है कि हम लोग, जो समाज तो तोड़ा हुआ है ही, परिवार भी टूट रहा है, तो उसको कैसे जोड़ा जाए। तो कुछ करेंगे जिसका रिजल्ट में हम लोग जुड़ेंगे। तो करना क्या होगा, बहुत छोटा बात है, इसमें एक्स्ट्रा टाइम हम 1 मिनट नहीं लेते हैं, ना 1 रुपया खर्च है। हम लोग सिस्टम बनाए कि परिवार में रात का भोजन एक साथ करें। गरीब है गरीब जैसा खाएं, अमीर है अमीर जैसा खाएं, खान पान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक साथ खाएं। ये सांस्कृतिक महत्व की बात है। अभी बाप बेटा के साथ नहीं खा रहा है, दो भाई है वो नहीं खा रहा है, दो बहन वो भी साथ में नहीं खा रहा, अपने रूम में वो अपने रूम में खा रहा है। इससे कल्चर बिगड़ रहा है, एक कल्चर बन जा रहा है। कल्चर मतलब क्या, सिस्टम बिगड़ रहा है। तो इस तरह से अभी खाली बोलने से नहीं होगा, शिकायत करने से दूर नहीं होगा। इसको करने के लिए हमें सिस्टम अपनाना होगा कि रात का भोजन हम एक साथ करें। सुबह ठीक है, हड़बड़ है, दिन में गड़बड़ है, रात को तो स्कूल बंद, कॉलेज बंद, काम धंधा बंद, नौकरी बंद, चाकरी बंद। तो हम एक सिस्टम बनाएं कि परिवार के साथ एक साथ बैठ के खाएं। ये हो गया परिवार में। इससे आपस में बैठेंगे, एक दूसरे का अगर 2 मिनट किसी को देर है तो 2 मिनट इंतजार करेगा आदमी। इस तरह से प्रतिष्ठा में ही प्रेम पैदा होता है। एक बहुत अहम चीज बता रहे हैं, धान गेहूं पैदा होता है प्रेम पैदा होता है। आपके जाता मांगता है खाता है, ये तो होटल के तरह हो रहा है ना।
परिवार वही है जहाँ प्रेम हो, और प्रेम के लिए प्रतीक्षा पड़ना पड़ेगा, और उसके लिए एक अनुशासन, छोटा अनुशासन क्या कि हम एक साथ खाएं, ये हो गया परिवार में। उसी तरह से मोहल्ले में है, हम दूर दूर वाले से बात कर लेते हैं, अभी जूम पर कितने कितने दूर वाले से मिल रहे हैं, लेकिन मोहल्ला में हमारे पड़ोस में जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम घर है उससे हम बात नहीं करते। ये विडंबना है, ये सिस्टम बना जा रहा है। इसीलिए हम लोग कोशिश करें, खास करके बुद्धिज्म जो को मानते हैं, जानते हैं और कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनको तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने तरफ से कोशिश करें कि हर बुधवार के शाम को 2 ही फैमिली, 3 ही फैमिली, 5 ही फैमिली, जितना हो सके बच्चे आ जाए। हम अपना ही बात बता दें, हम 1995 में, मई 95 में हमको बढ़िया से याद है कि हम अपने घर में बैठना शुरू किए, जो प्रभावित हुए तो घर में बैठना शुरू किए, लेकिन बुधवार बीबी को बैठा लिए, बच्चे बैठा लिए, फिर बच्चे के दोस्त आने लग गए, फिर बच्चे के मम्मी आने लग गए, फिर बच्चे के पापा आने लग गए। इस तरह से ऐसे 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 कर करके महान 3 जिला में हम रहे, तीनों जिला में हमने यही छाप छोड़ा कि हम प्रचार करेंगे उधर, लेकिन बुधवार को अपने घर में, अपने पड़ोस में मिलेंगे। तो इस तरह से अगर करेंगे, टाइम लगेगा, टाइम का हम लोग चिंता नहीं है, कि दिशा हमें सही होना चाहिए। अगर सही दिशा में 3 कदम चलते हैं तो गलत दिशा के 50 कदम से अच्छा है। इसलिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और सब टाइम लगता है, और इसके लिए हम कुछ चिंता नहीं है, समय की चिंता नहीं, दिशा सही होना चाहिए। इसलिए अभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है, इनके जो संस्थापक हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो संस्थापक हैं माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, इन्होंने बहुत अच्छा सोच बनाया है, इस तरह संगठन बनाया है कि पूरे देश में छा रहा है, बल्कि विदेश के लोग भी जुड़ रहे हैं, लंदन से भी हम लोग सुनते हैं। तो इस तरह से हम लोग को करना होगा, और ये जारी रहेगा, और सफलता मिलेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसी के साथ मैं अपने विचार को विराम देता हूँ। नमो विधाय, जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय के बौद्ध साहब, आपने अपनी बात बहुत ही अच्छी तरीके से सबके बीच में रखी। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने 2 शब्द कहें। माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब। साहब जुड़े हैं क्या? भारती साहब जुड़े हैं क्या? हेलो, भारती साहब दिख नहीं रहे हैं। समापन करवा। प्रशांत साहब जुड़े हैं, प्रशांत साहब जुड़े हैं, प्रशांत साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी अपना उद्बोधन रखें, उसके बाद सभ्य सत्याग्रह करें। प्रशांत साहब अनम्यूट कर रहे हैं। हेलो, सुनाई दे रहा है?